नमस्ते। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अल्काट्राज, अमेरिका की सबसे खौफनाक और सुरक्षित मानी जाने वाली जेल। सरकार सीना तान कर दावा करती थी कि यहां से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 3 कैदियों ने अपनी कमाल की इंजीनियरिंग और तेज दिमाग से इस घमंड की धज्जियां उड़ा दी। एक ऐसा एस्केप जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। अब जरा सोचिए, मोटी कंक्रीट और स्टील से बने एक अभेद्य किले को आखिर कैसे भेदा जा सकता है, वो भी सिर्फ कैंटीन की चम्मचों, पुराने रेनकोट्स और कुछ कागजों के सहारे। बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना। लेकिन यही तो मानव इतिहास के सबसे बड़े और रोमांचक हॉइस्ट थ्रिलर की कहानी है। एक तरफ इंसानी जज्बा था और दूसरी तरफ समंदर की हिंसक लहरें। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर अल्काट्राज का इतना खौफ क्यों था। ये सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक ऐसा अभेद्य किला था जहां अल कापोन और मशीन गन कैली जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन भी फूट फूट कर रोए थे। इसकी अजेय संरचना इसे सबसे अलग बनाती थी। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी दमघोटू थी कि हर 3 कैदियों पर एक हथियारबंद गार्ड 24 घंटे तैनात रहता था। मतलब अपनी मर्जी से हिलने की भी आजादी नहीं। और तो और दिन में 12 बार कैदियों की गिनती होती थी। इस सुरक्षा चक्र को तोड़ना लोहे के चने चबाने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। और मान लीजिए किसी तरह कोई कैदी दीवारों के बाहर निकल भी गया, तो प्रकृति खुद एक जल्लाद बनकर उसका इंतजार कर रही होती थी। मुख्य शहर वहां से 2.5 किलोमीटर दूर था। पानी का तापमान 0 डिग्री के आसपास, खून जमा देने वाला। और गगनचुंबी दीवारों पर स्नाइपर गार्ड्स के पास सीधे शूट टू किल का ऑर्डर था। कैदियों में खौफ बनाए रखने के लिए ये अफवाह भी फैलाई गई थी कि पानी में भूखी शार्क मछलियां तैर रही हैं। ऐसे मौत के कुएं से निकलने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर मास्टरमाइंड प्लान की जरूरत थी। बात है 1960s के दशक की, जब इस किले में कुछ बेहद खास कैदियों की एंट्री हुई। जिन 4 लोगों ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया, उनकी प्रोफाइल वाकई हैरान करने वाली है। सबसे पहले फ्रैंक मॉरिस, जिनका आईक्यू लेवल 133 था, मतलब दुनिया के टॉप 2% सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक। उनके साथ थे जॉन और क्लैरेंस एंगलिन, जो बैंक लूटने में और जेल से भागने में माहिर थे। और चौथे थे एलन वेस्ट, जो एक बहुत ही टैलेंटेड कार मैकेनिक थे। किस्मत से इन चारों की सेल बिल्कुल अगल बगल थी और इनके हुनर ने मिलकर एक परफेक्ट टीम बना दी। टीम तो बन गई, लेकिन अब प्लान को असलियत में बदलने की बारी थी। फ्रैंक मॉरिस ने चील जैसी नजरों से जेल का चप्पा चप्पा स्कैन किया और एक ऐसी खामी ढूंढ निकाली जो बड़े बड़े इंजीनियरों से भी छूट गई थी। समंदर की खारी हवाओं और नमी ने उनकी सेल के वेंटिलेशन ग्रिल के आसपास की कंक्रीट को बिल्कुल भुरभुरा कर दिया था। इसी खामी के पीछे छिपी थी उनके प्लान की सबसे बड़ी चाबी, एक सीक्रेट पाथवे। अल्काट्राज के नक्शे के हिसाब से कैदियों के सेल के ठीक पीछे एक यूटिलिटी कॉरिडोर था। यह किसी अंधेरी गुफा जैसा था जहां से जेल के सारे पाइप गुजरते थे, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई गार्ड कभी नहीं जाता था। मॉरिस समझ गया था कि अगर इस कमजोर कंक्रीट को हटा दिया जाए तो वे सीधे उस कॉरिडोर में पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि बिना औजारों के दीवार कैसे टूटेगी। यहाँ जो उन्होंने किया वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं है। कैंटीन से चुराई गई चांदी की चम्मचों को घिसकर ब्लेड बनाया गया, और फिर एक वैक्यूम क्लीनर की मोटर, गिटार के तार और चम्मच को जोड़कर एक असली मोटर वाली ड्रिल मशीन ही बना डाली। बिल्कुल दांतों के डॉक्टर की मशीन जैसी। कमाल का जुगाड़ था। अब मोटर वाली ड्रिल तो बन गई, लेकिन उसके शोर का क्या? इसका हल भी बहुत शानदार था। शाम के वक्त कैदियों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की इजाजत थी। तो एक तरफ फ्रैंक मॉरिस जोर जोर से अपना अकॉर्डियन बजाता, जिसकी तेज आवाज गार्ड्स को सुनाई देती, और उसी शोर की आड़ में बाकी कैदी ड्रिल मशीन से कंक्रीट खोद रहे होते थे। जो मलबा निकलता उसे पैंट की जेब में भर के चुपचाप जेल के ग्राउंड में बिखेर दिया जाता था। दीवार में छेद तो बन गया था, लेकिन असली चैलेंज था दिन में 12 बार होने वाली चेकिंग से इसे छिपाना। और यहीं पर इस प्लान का सबसे कलात्मक हिस्सा सामने आता है। गार्ड्स को ऐसा धोखा दिया गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने क्या किया कि पुराने अखबारों और टॉयलेट पेपर को पानी में गलाकर पेपर माशे बनाया और उससे बिल्कुल असली दिखने वाली वेंटिलेशन जाली बना दी। जेल की आर्ट क्लास से पेंट चुराकर उस पर हरा रंग कर दिया गया ताकि वो एकदम असली जाली जैसी लगे।
उसे गंदे कपड़ों के पीछे ऐसे छिपाया गया कि जब भी गार्ड्स वहां देखते उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगती। चलिए, जेल से बाहर निकलने का रास्ता तो बन गया, लेकिन वो 2.5 किलोमीटर का बर्फीला समंदर कैसे पार होगा? इसके लिए उन्होंने स्टोर रूम से करीब 50 रेनकोट चुराए। उस अंधेरे कॉरिडोर में गर्म पानी के पाइपों से निकलने वाली भाप का इस्तेमाल करके उन्होंने रेनकोट के रबर को पिघलाया और आपस में सील कर दिया। सोचिए, जो लोग शायद ठीक से स्कूल भी नहीं गए थे, वो जेल के अंदर वैज्ञानिकों की तरह एक 14 फुट लंबी और वाटरप्रूफ नाव तैयार कर रहे थे। अब सबसे बड़ा खतरा था रात की चेकिंग, जब गार्ड्स टॉर्च मारकर देखते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने टॉयलेट पेपर, साबुन और कंक्रीट की धूल मिलाकर हूबहू इंसानी सिर बनाए। ये थोड़ा डरावना भी है, लेकिन उन्होंने नाई की दुकान से असली बाल चुराकर उन नकली सिरों पर एक एक करके चिपका दिए। इन्हें नकली सिरों की वजह से उन्हें भागने के लिए 9 से 10 घंटे का वो कीमती वक्त मिल पाया। फाइनली वो रात आ ही गई। नाव तैयार थी, औजार तैयार थे, डमी सिर भी तैयार थे। 11 जून 1962, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक जेल ब्रेक अब शुरू होने वाला था। उस रात टाइमिंग ही सब कुछ थी। ठीक 9:30 बजे बत्तियां बुझने का सायरन बजा। मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने तुरंत वो नकली सिर अपने बिस्तरों पर रखे और दीवार के उस छोटे से छेद से खिसक कर कॉरिडोर में पहुंच गए। रात 10:30 बजे वे उस ठंडे और खतरनाक समंदर में उतरे, और फिर अगली सुबह 7 बजे वो हुआ जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक बहुत बड़ा और दर्दनाक ट्विस्ट था। उनका चौथा साथी एलन वेस्ट, जो मास्टर मैकेनिक था, वो अपनी सेल से बाहर ही नहीं निकल पाया। उसकी दीवार का कंक्रीट कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था, और जिस जाली को उसने चिपकाया था वो सूखकर पूरी तरह जाम हो गई थी। वक्त बहुत कम था, इसीलिए बाकी तीनों को भारी मन से अपने साथी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। जो 3 लोग आगे बढ़े, उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं था। एक अंधेरे शाफ्ट में 30 फुट ऊपर चढ़ना, एक भारी भरकम लोहे के पंखे को हटाना, छत पर गश्त कर रहे गार्ड्स और उनकी सर्च लाइट से जमीन पर रेंगते हुए बचना, और फिर पीठ पर वो भारी नाव बांधकर एक 50 फुट लंबे पुराने बेकरी पाइप से नीचे उतरना। इनमें से एक भी चूक का सीधा मतलब था तुरंत मौत। रात 10:30 बजे वे समंदर में तो उतर गए, लेकिन अगली सुबह 7 बजे जब गार्ड गिनती करने आया, उसने डंडे से बिस्तर पर सो रहे कैदी को उठाया और वो नकली सिर लुढ़ककर नीचे गिर गया। इसके बाद पूरे सैन फ्रांसिस्को में सायरन गूंज उठे, और यहीं से जन्म होता है उस रहस्य का जो आज तक अनसुलझा है। इसके बाद FBI ने दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनके हाथ क्या लगा? पानी में तैरता हुआ रेनकोट का एक टुकड़ा, एक लाइफ जैकेट और एंगलिन परिवार की कुछ तस्वीरें। FBI का कहना था कि इतने जमे हुए पानी में जिंदा किनारे तक पहुंचना विज्ञान के हिसाब से असंभव है, और कोई भी अपनी कीमती पारिवारिक तस्वीरें यूं ही नहीं छोड़ता। फाइनली 1979 में FBI ने हार मान ली और उन्हें मृत मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस के हाथ एक बेहद चौंकाने वाली चिट्ठी लगी। उसमें लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है, हम तीनों उस रात बच गए थे, लेकिन बहुत मुश्किल से। फ्रैंक की 2005 में मौत हो चुकी है, मुझे कैंसर है। इस एक चिट्ठी ने रातों रात पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनलों में तहलका मचा दिया। क्या वो सच में जिंदा थे? अगर साइंस की माने तो क्या ये एस्केप वाकई मुमकिन था? 2003 में मिथबस्टर्स नाम के एक टीवी शो ने इसका टेस्ट किया। उन्होंने बिल्कुल उसी तरह की रेनकोट वाली नाव बनाई और उसे उसी बहाव में पानी में उतारा। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। वे सफलतापूर्वक एंजल आइलैंड तक पहुंच गए। मतलब उनका वो प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में भी काम कर सकता था। तो अब हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या उस बर्फीले समंदर ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया, या फिर 3 शातिर दिमागों ने दुनिया का सबसे बड़ा डिसअपियरिंग एक्ट कर दिखाया? खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस पूरी घटना ने सरकार को इतनी बड़ी शर्मिंदगी दी कि ठीक 1 साल बाद एल्किट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ये रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।